नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। उपचुनाव के नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजों के 38 दिन बाद आए हैं। इन 38 दिनों में लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बनाने की कोशिश की, उसका एक असर इन उपचुनाव के नतीजों में दिखाई पड़ता है। और यहीं से बात शुरू हो गई है कि क्या ये आने वाले दिनों का ट्रेंड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन खत्म होने लगे हैं। क्या ये एक शुरुआत है जो आने वाले दिनों में आपको असर दिखाती हुई दिखेगी। इन तमाम सवालों के साथ आज हम आपके सम्मुख खड़े हैं। तो इस बात को भी बताना ज़रूरी है कि 13 सीटों में से 10 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने एक ऐसी लकीर खींची है जिसका जवाब देना आज की तारीख में सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल है। वो कह सकते हैं कि कई सीटें ऐसी थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी पहले से नहीं थी, पर हकीकत तो ये भी है कि हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव इस बार लड़ना था या उनके सहयोगी को लड़ना था, और वो लड़े। लेकिन क्यों हुआ ऐसा कि लोगों ने विश्वास नहीं किया, या फिर यूं कह लें कि लोकसभा चुनाव में तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम का वोट मिला, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ वैसे ही वो सिलसिला शुरू हो गया जहां पर अब मतदाता अपने चॉइसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। उसे जो जहां उचित लगेगा उसे वोट वो देगा। वो इसलिए वोट नहीं देगा कि वो किसी पर्टिकुलर विचारधारा या पर्टिकुलर व्यक्ति का चेहरा देखकर वोट कर रहा है, बल्कि उसे अपने क्षेत्र के लिए जो भी व्यक्ति सही लगेगा उसे वो वोट देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि एक उदाहरण जो सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर सामने आया है वो आया है बिहार से। बिहार में एक सीट है रुपौली, जिसके लिए उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव रुपौली का न आरजेडी जीत पाई और न ही जेडीयू जीत पाई। आप कल्पना करें, यही तो दोनों मेजर फोर्स हैं आज की तारीख में, क्योंकि आरजेडी वहां नेतृत्व कर रही है इंडिया गठबंधन का, और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इन दोनों के कैंडिडेट्स अगर जीत ना पाए और कोई इंडिपेंडेंट जीत जाए वहां पर, तो आप क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि लोग न आरजेडी से खुश हैं न जेडीयू से खुश हैं। हालांकि एक उपचुनाव से कोई ओपिनियन बना लेना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी इस बात को मत भूलिए कि अभी हाल में चुनाव हुए हैं और रुपौली जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है वो लोकसभा क्षेत्र है पूर्णिया, जहां से न गठबंधन जीता न एनडीए जीता, पप्पू यादव जीते थे, आपको याद होगा। और कुछ उसी तरह का मिजाज उस रुपौली सीट पर भी दिख रहा है, जो कि पूर्णिया लोकसभा के भीतर ही एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। शंकर सिंह कई दफ़े वहां लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े, ज़्यादातर हारे, एक बार जीते थे और वो लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। वो चाहते थे कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी उन्हें टिकट दिलवाए, क्योंकि वो उसके सदस्य हैं, लेकिन एलजेपी अब गठबंधन में है, तो जाहिर है कि जनता दल यूनाइटेड जब चुनाव लड़ रही थी तो वो टिकट उन्हें नहीं दे सकती थी। और देखिए उसके बाद क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट जाकर चुनाव लड़ जाते हैं, और इंडिपेंडेंट चुनाव जब वो लड़ते हैं तो किस तरह से लोग उनके पीछे एक के बाद एक आते चले जाते हैं और वो जीत जाते हैं। उस पार्टी के खिलाफ जीत जाते हैं जो पिछले 17-18 सालों से राज्य सरकार चला रही है। उस पार्टी के खिलाफ जीत जाते हैं जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ सबसे मजबूत स्थिति में है, आरजेडी। और यकीन मानिए कि ये कोई कैंडिडेट की बात नहीं है, ये जनता के मत के मिजाज का असर है। वो किस तरह से सोच रही है और किस तरह से वो वोट करना चाह रही है। क्या वो जातीय गुणागणित से आजिज़ आ चुकी है?
क्या वो नए प्रयोगों के साथ जाएगी? बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और उसके पहले बहुत से नेताओं को जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं उनको एक संदेश दे गया होगा रुपौली विधानसभा का उपचुनाव। आखिरकार वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति भी तो नहीं चली, क्योंकि जो पिछड़ों की राजनीति लगातार उसके बारे में बातें ही करते रहते हैं दिन रात, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, उनके कैंडिडेट भी पिछड़े वर्ग से आते थे और जो जीता है उसे पिछड़ों के वोट से जीतने में मदद मिली है, इसको कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है। उनके स्वजातियों ने भी वोट किया होगा, लेकिन वो पिछड़े नहीं थे। और इसका मतलब ये है कि बड़ा स्पष्ट है कि ये जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स, फॉरवर्ड पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर कभी कभी जनता अपना मत चला देती है और इसीलिए जनता के मिजाज को समझने में भूल जो करेगा वो नुकसान में रहेगा। और देखिए, यही बात शायद बगल के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी जीत के जरिए साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा चुनाव घोषित हुए थे उस वक्त उसने कहा था कि वो लोकसभा 18 सीटें 2019 में जीत के आई थी और इस बार वो आंकड़ा बढ़ने जा रहा है। वो आंकड़ा घट गया और वो घटकर 12 पर आ गया। लेकिन सिर्फ यही कहानी नहीं है घटने की। साल 2022 में जब वहाँ 2021 में जब वहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी, याद करिए, अप्रत्याशित तरीके से 77 सीटें लेकर आई थी। जो महज 4, 5, 8 ऐसे सीटें लाती थी, 77 सीटें वो लेकर के आई थी। लेकिन आज की तारीख में 11 विधानसभा की सीटें वो लूज़ कर चुकी है और आज की तारीख में उसका आंकड़ा रह गया है 66। यानी कि विधानसभा में भी घट गए और लोकसभा में तो घट ही गए, 18 से 12 वहाँ हो गए। कौन सी बात है ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड शुरुआत के बाद कमज़ोर कर रही है? क्या वहाँ लोगों के मुद्दे समझ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है? क्या वो व्यर्थ की लड़ाइयों में फंस रही है जो कि आए दिन हम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच होती जो है उसके रूप में देखते हैं? हकीकत क्या है? बात समझनी पड़ेगी उनको जो कि ममता बनर्जी को चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ हम बताते चलें कि जो 4 सीटें उपचुनाव में 4-0 का स्कोर किया है ममता बनर्जी ने, उसमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 ही सीट तृणमूल कांग्रेस के पास थी। यानी कि 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने झटक ली भारतीय जनता पार्टी से और ये सभी जीत में आंकड़े देख रहा था, बड़े बड़े अंतर से हैं। कोई ऐसी जीत नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। 2 सीटों पर उसकी जीत हुई है, एक हिमाचल में और दूसरी मध्य प्रदेश में। हिमाचल में सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी जीती वो हमीरपुर सीट अनुराग ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र में आती है और वहाँ से जीत महज 1500 वोटों से हुई है। आप समझ सकते हैं कि फाइट कितनी क्लोज थी और जाहिर है कि लोकसभा वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अनुराग ठाकुर एक बड़े चेहरे, बड़ा नाम है। हालांकि इस बार मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो कोशिश की उसका असर दिखा। 1500 सीटों से उम्मीदवार जीत गया। पर दूसरी 2 जगहें जो हैं नालागढ़ और देहरा, ये दोनों सीटें, या यूँ कह लें कि ये तीनों सीटें इंडिपेंडेंट्स के पास थी। और आपको याद होगा जिस तरह से साल 2022 में वहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, उसमें ये 3 लोग भी बढ़ चढ़ कर आगे आए थे जो तीनों इंडिपेंडेंट विधायक थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इस उपचुनाव में लड़े। और देखिए, दल बदलुओं को माफ़ नहीं करती है जनता। और उसका एक उदाहरण आपको दिखाई पड़ा हिमाचल प्रदेश में। 3 में से मात्र 1 जीत पाए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, इंडिपेंडेंट जीते थे और 2 हार गए। देहरा में मुख्यमंत्री की पत्नी जीत गई और इसके अलावा नालागढ़ में भी जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी जीत नहीं पाई और ये भी एक झटका है, क्योंकि वहाँ तो विधानसभा हारने के बाद कोशिश ये थी कि कमबैक करना है, लेकिन वो कमबैक का सिलसिला जो है वो अवरुद्ध हो गया। फिर से जो विधानसभा का आंकड़ा था कांग्रेस का 40, वो 40 की 40 सीटें
कांग्रेस ने प्राप्त कर ली हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से वही आंकड़ा आ गया है। केवल जो वहाँ इंडिपेंडेंट हुआ करते थे अब वो गायब हो गए। अब वो इंडिपेंडेंट्स को क्या मिला, ये सोचने वाली बात है, जिन्होंने बीच में उलट पुलट करने की कोशिश की थी। बात आगे बढ़ाएं तो चले मध्य प्रदेश, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दूसरी जीत मिली है। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सीट, और वहाँ पर जिस सीट पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, महज 3000 वोटों से हुई है। और कहा यही जा रहा है कि वहाँ पर वो जीत जो है पहली दफ़ा 16 साल में हुई है, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आस्था है आज की तारीख में कमलनाथ की, वो क्वेश्चन में आ चुकी है। क्योंकि जो उम्मीदवार आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते, कभी वो कांग्रेस में हुआ करते थे, कमलनाथ द्वारा समर्थित थे, और बीच में जो खबर आई थी कमलनाथ के बीजेपी में जाने की, हालांकि वो ख़त्म हो गई, उस दौरान ही ये उम्मीदवार जो कि इस वक्त जीत के आए हैं वो बीजेपी में चले गए थे। बहरहाल जीत तो जीत होती है, और इसीलिए हमीरपुर की जीत और मध्य प्रदेश की जीत, दोनों जीत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन 13 सीटों पर एनडीए लड़े और मात्र 2 पर जीते, तो ये अपने आप में एक नई राजनीति, एक नए सरोकारों की कहानी कहने लगता है। और इसी कारण से ये बात अपने आप में आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये जो सिलसिला है, जिस तरह से मतदाता वोट कर रहे हैं, क्या किसी बदलाव का सूचक तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, क्योंकि 9 सीटें ऐसी हैं जिसके विधायक सांसद बन गए हैं। एक सीट और सीसामऊ कानपुर की है, जहां पर इरफान सोलंकी नाम के जो विधायक हैं उनकी सदस्यता चली गई है किसी मामले की वजह से। तो 10 सीटें, इन 10 सीटों का चुनाव नहीं कराया गया है अभी तक। क्या सोच में है भारतीय जनता पार्टी? कल लखनऊ में, यानी कि रविवार को लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है प्रदेश कार्यकारिणी की, और उस बैठक में, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी संबोधन होगा। प्रदेश कार्यकारिणी के पहले दिल्ली से बीएल संतोष गए, संगठन महासचिव। उन्होंने तमाम रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है और पाया है कि जो पिछड़ों के वोट और जो ओबीसी और दलित समुदाय के वोट छिटके हैं, तो आखिर क्यों छिटके हैं और कैसे उसे वापस लाया जा सकता है, इसको तय किए बगैर शायद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाना उचित नहीं समझेगी। क्योंकि दांव पर बहुत सी बातें हैं। उत्तर प्रदेश का सवाल है, आप जानते हैं, वहाँ अगर हाथ से चीज़ें फिसली तो फिर फिसल ही जाएंगी। उसी प्रकार 4 सीटें और बिहार में भी हैं, और उस पर भी उपचुनाव नहीं हो पाया है। तो 10 और 4 मिलाकर 14 बनती हैं। 14 सीटें बड़ी क्रूशियल हैं। उपचुनाव कब होंगे? इधर राजस्थान में भी 5 सीटें हैं, वहाँ भी सांसद बन गए हैं विधायक, तो वहाँ भी सीटें जो खाली हुई हैं उन पर चुनाव नहीं हुआ है। अगर 10, 4, 14 और उसके बाद 5 और जोड़ दीजिए 19, कुछ और भी सीटें ऐसे हो सकती हैं। यानी कि एक राउंड चुनाव का और होने वाला है, और तब तय होगा आखिर कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को पकड़ रही है, जिन मुद्दों को वो समझ रही है कि वो जनता के मुद्दे हैं, शायद वो मुद्दे जनता के नहीं हैं। 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी की घटी, लेकिन फिर भी 10 सालों के बाद 240 अगर वो लेकर के आई तो लोग इसमें उपलब्धि मानते हैं, और शायद है भी, क्योंकि 10 सालों के बाद कांग्रेस तो महज 44 लेकर आई थी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अग्रवीर का मसला बहुत लोगों को चुभ रहा है। चाहे आप उसमें थोड़े बहुत बदलाव लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों को संतोष नहीं दे रहा है। नीट पेपर लीक जिस तरह से हुआ, और फिर एनटीए की कलई खुल गई कि जिस तरह से परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। युवा आज की तारीख में, जो फर्स्ट टाइम वोटर को भारतीय जनता पार्टी फोकस करती थी, वो दिग्भ्रमित है। उसे चाहिए कि आज की तारीख में किसी पर वो विश्वास करे, वो हौसला उसे मिले जो उसके भविष्य को सुनिश्चित करता है। और ऐसा लगता है कि आज की तारीख में उसके दिग्भ्रमित होने की वजह ये अग्निवीर और नीट पेपर लीक और इस तरह की बातें उसे दे रही हैं, और इस कारण से क्या वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से दूर खींच रहा है। और तीसरा फैक्टर, राहुल गांधी जिस स्पिरिटेड तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं,
जिन कोशिशों में वो लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई समस्याओं का समाधान वो कर पा रहे हैं। महंगाई की समस्या है तो है। अगर पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा महंगाई पिछले महीने देखी गई है, 5% का आंकड़ा पार हो गया है, तो है कोई कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन उसे कम नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी बातें कर रहा है, समझ रहा है कि दरअसल ये दिक्कत है और इसी समझने को लेकर ही जनता समर्थन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या इन बातों को समझने से इनकार कर रही है और इस कारण से उसे नुकसान हो रहा है? देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर महंगाई और रोजगार का सवाल है तो करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, मुद्दे उठाने की स्थिति में विपक्ष और कांग्रेस और तमाम उसके सहयोगी हैं। लेकिन विपक्ष को आज की तारीख में अगर थोड़ा मोमेंटम मिला हुआ है तो वो शायद इसीलिए कि वो जनता के सरोकारों की बात कर रही है। क्या जनता के सरोकारों की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है? क्या कुछ ऐसी बात हो गई है जहां कुछ मिसमैच हो गया है? कुछ ऐसी बात हो गई है जिसमें कि हिंदुत्व की राजनीति जो है उसकी अपनी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा उसे खींचने की कोशिश की जा रही है। बद्रीनाथ की सीट जहां पर कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी अच्छा समर्थन है, वो सीट फिर से हार गई। पिछली दफ़ा भी हार गई थी, वहाँ पर कांग्रेस के ही विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई और कांग्रेस इस बात को अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी आप हार गए इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। वो कहती आई है चित्रकूट भी हार गए, सीतापुर भी हार गए। तो क्या हिंदुत्व की राजनीति की अपनी एक सीमा है? क्या सरोकारों की जो बात है, जो सवाल है, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल, उन सवालों को छूने में क्या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सफल हो पा रहे हैं? ये प्रश्न है। और प्रश्न ये भी है कि नीतीश बाबू की जो राजनीति है वो आखिर किस तरफ जा रही है? 17 साल सत्ता में रहने के बाद अगर वो एक सीट नहीं बचा पा रहे हैं बाई इलेक्शन की, तो फिर किस बात पर वो स्वशासन बाबू होने का दावा करते हैं? लगातार गिरती पुल ने ऐसा लगता है कि इस चुनाव में अपना असर दिखाया है और जाहिर है कि अगर अपने जूतों के फीतों को बांधकर एक तेज दौड़ लगाने की तैयारी एनडीए ने बिहार में नहीं की तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए चीज़ें आने वाले दिनों में आसान होने जा रही हैं। और आखिर बात सबसे अहम ये कि 3 राज्यों में चुनाव हैं, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है और इसके अलावा झारखंड में चुनाव है। इन तीनों राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या वो उपचुनाव के नतीजों से प्रभावित होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग किस तरह से वोट देते हैं, उसका एक पैटर्न इमर्ज कर रहा है। वो पैटर्न जो कहता है कि 303 का परिवार 63 लोग उसमें नहीं आ पाए और इसीलिए वो दुखी है, बावजूद उसके कि वो बहुत बड़ा परिवार है। और 52 का परिवार वो 99 हो गया, उसमें 45 लोग जुड़ गए, वो ज़्यादा खुश है, 45-47 लोग जुड़ गए। और इसी कारण से ये जो मोमेंटम है, ये परिवार कहीं ऐसा तो नहीं है विपक्ष का बड़ा हो जाएगा। तीनों राज्यों में ज़बरदस्त स्टेक भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसी कारण से आने वाले दिन उन सरोकारों पर भी नज़र रहेगी जो कि जनता को छूते हैं और इस पर भी कि क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर और ज़्यादा संजीदगी दिखाती है। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।